हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के बारे में समझा दिया था, ठीक है। उस टाइम पर आपको अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं वो सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। फाइनली जब मैं आपको पूरा का पूरा डायग्राम बता के दूंगा कि कैसे स्प्लिट हुआ, तो वहां पे फिर आपको ना पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर ये कैसे स्प्लिट हुआ, क्योंकि स्प्लिट होने का रीजन मैंने आपको सारा का सारा समझा दिया ऑक्टाहेड्रल में। अभी एक और चीज बची है, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग समझा दूंगा, क्योंकि ना ये डायग्राम मैं बार बार नहीं बनाऊंगा। आपको पता है काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये डायग्राम बनाना, है ना। तो अभी तो मैं केवल और केवल क्या करूंगा, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग आपको समझा दूंगा। उसके बाद मैं आपके मेन डायग्राम में आऊंगा टेट्राहेड्रल के लिए भी और ऑक्टाहेड्रल के लिए भी, ठीक है। तो वहां पे मैं ये चीजें दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, इसलिए इस चीज को यहीं से समझ के चलना आपको। चलो पहले मैं आपको टेट्राहेड्रल बना के दिखाता हूँ क्यूबिक सिस्टम में, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर स्प्लिटिंग होती कैसे है, ठीक है। तो ये रहा आपका एक क्यूबिक सिस्टम। यहाँ पर सपोज करो मेटल आपका अगर सेंटर पर है Mn पॉजिटिव, तो लिगेंड कुछ इस प्रकार से लाई कर रहे होंगे कि यहाँ पर क्या होगा, देखो एक लिगेंड यहाँ पर आ जाएगा आपका L, ठीक है, ये वाला लिगेंड है, ठीक है। एक लिगेंड यहाँ पर आ जाएगा आपका और एक लिगेंड यहाँ पे आ जाएगा। दो लिगेंड हो गए जो इसको टच कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके ये लिगेंड इसको टच कर रहा है सेंटर मेटल एटम को, ये वाला लिगेंड सेंटर मेटल एटम को टच कर रहा है। उसके बाद एक लिगेंड यहाँ पे आ जाएगा, ये भी आपका सेंटर मेटल एटम को टच कर रहा है, और एक लिगेंड यहाँ पर आ जाएगा, ये भी आपका सेंटर मेटल एटम को टच कर रहा है। तो ये आपका टेट्राहेड्रल बन गया, क्यूब में बन गया कि नहीं बन गया। आप ये मान के चलो ना, देखो ये वाली दीवार है ना, इसके दो फेस ले लो, फेस डायगोनल बन जाएगा ऐसे करके, यूं करके। और जो इसके सामने वाली दीवार है ना, उसका भी एक कॉर्नर ले लो आप। देखो ये वाला फेस है, इसके दो कॉर्नर ले लो, उसका कॉर्नर ले लो, तो ये टच होकर के एक ट्राइंगल जैसा बनाएगा, और उस ट्राइंगल के आगे एक लिगेंड रखा होगा, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देख रहे हो आप लोग, इसमें लिगेंड जो है ना वो सारे के सारे आपको कॉर्नर पर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिगेंड अगर मेटल के और अप्रोच करेंगे, देखो ये चार लिगेंड टेट्राहेड्रली फॉर्म में है, ऐसे कैसे बना सकते हैं, इसको यूं कर सकता हूं ना, बना सकता हूं नहीं बना सकता हूं, टेट्राहेड्रल है कि नहीं है। तो ये टेट्राहेड्रल फॉर्म है। यहाँ पे आपने देखा होगा अगर लिगेंड मेटल की ओर अप्रोच करेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल में जब लिगेंड ना मेटल की ओर अप्रोच करते थे, उस टाइम पे तीन ऑर्बिटल DXY, DYZ और DZX तो लिगेंड के पथों के बीच में पड़ती थी, यानी कि इंट्रैक्शन ही होता था। अगर लिगेंड यहां से जा रहा है तो पथ के बीच में आ रही थी। देखा होगा आपने कि लिगेंड ना एक्सिस के एलोंग आ रहे थे, वहां पे अक्षों के अनुदिश आ रहे थे, और जो DXY, DYZ और DZX ऑर्बिटल होती वो नॉन एक्सेल होती, तो उनका डायरेक्ट इंट्रैक्शन नहीं हो पा रहा था। लेकिन दो ऑर्बिटल जो थी डी की, कौन कौन सी, DX² - Y² और DZ², उनका ना इंट्रैक्शन हो पा रहा था, आपने देखा होगा। तो उनका इंट्रैक्शन हो पा रहा था, इनका इंट्रैक्शन नहीं हो पा रहा था। दैट्स वाई जहां पर आपस में इंट्रैक्शन हो रहा था, वहां पर रिपल्सन के कारण क्या हो जा रही थी, दो ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जा रही थी, तीन की घट जा रही थी, यानी कि DXY, DYZ और DZX की एनर्जी घट रही थी, और DX² - Y² और DZ² की एनर्जी बढ़ रही थी। ये तो आपने ऑक्टाहेड्रल में देखा। अब यहां पर क्या होता है, देखो जब हम टेट्राहेड्रली देखते हैं तो आपको लिगेंड कहां पर दिख रहे हैं, लिगेंड आपको यहां दिख रहे हैं, यहां पर दिख रहा है लिगेंड, यहां पर दिख रहा है लिगेंड, ठीक है। इसके अलावा आपको लिगेंड यहां दिख रहा है और लिगेंड यहां पर दिख रहा है। अब आप देखो अगर टेट्राहेड्रल में लिगेंड यहाँ है और लिगेंड जब सेंटर मेटल की ओर अप्रोच करेंगे, तो सेंटर मेटल की ओर अप्रोच करते समय ना तो DX² - Y², ना तो DX² - Y² ऑर्बिटल लिगेंड के पथ के अनुदिश आएगी, यानी कि बीच में नहीं आएगी। समझ में आ रही बात, जहां से लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं वहां पर ना तो DX² - Y² आने वाली है, ना ही DZ² आने वाली है। देखो ये DZ² है ना, ये भी यहां पर है, जबकि लिगेंड यहां से अप्रोच कर रहा होगा, या तो यहां से अप्रोच कर रहा होगा, या तो यहां से अप्रोच कर रहा होगा, या तो यहां से अप्रोच कर रहा होगा। यानी कि ये जो आपको लोब दिख रहे हैं ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उन इलेक्ट्रॉन का लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के साथ कोई भी इंटरेक्शन आपको दिख नहीं रहा है। अगली बार देखो, आप कहीं पर भी जाके देख लो, DYZ देख लो, DYZ में भी आप देख लो लिगेंड का पथ कहीं अलग है और इनके लोब कहीं और जा रहे हैं। आप ये भी देख लो, DXY देख लो, या आप DZX देख लो, कोई भी लिगेंड के पथों के क्या अनुदिश नहीं आ रहा है, यानी कि सामने की टक्कर नहीं होने वाली है, रिपल्सन सामने सामने होने वाला नहीं है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या,
अगर लिगेंड के सामने कोई भी ऑर्बिटल नहीं आएगी तो डायरेक्ट इंट्रैक्शन तो यहां कहीं भी नहीं है। लेकिन एक और चीज है, जब लिगेंड आगे की ओर बढ़ रहा होगा तो ऑर्बिटल कहीं ना कहीं लिगेंड के पास में तो होंगी, तो जो ऑर्बिटल लिगेंड के पास में होंगी उस पर ज्यादा रिपल्सन होगा, और जो लिगेंड से थोड़ा दूर होगी उस पर रिपल्सन क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। अब हमें यही देखना है कि लिगेंड जब अप्रोच करेंगे सेंटर मेटल की ओर तो मेटल के डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है, कौन से डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लिगेंड के पास में होंगे और किस पर ज्यादा इंट्रैक्शन होगा। डायरेक्ट इंट्रैक्शन यहां पर नहीं हो रहा है जैसे ऑक्टाहेड्रल में होता था, किसका, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर का। अब यहाँ पे बात क्या है, dx y देख लो, चाहे dy z देख लो, चाहे dz x देख लो, ये क्या कर रहे हैं, जहां से लिगेंड आ रहे हैं उस लिगेंड के सामने नहीं आने वाले ये लोग, ठीक है। अब हमें इतना देखना है कि लिगेंड अगर यहां पर मौजूद है, यहां पर है ना, यहां पर है, ठीक है, यहां पर लिगेंड मौजूद है, तो हमें यह देखना है कि लिगेंड की इस लोब से डिस्टेंस कितनी है, तो आपको दिख रहा होगा L/2। L/2 का मतलब मैं कह सकता हूं 0.5L, इतनी डिस्टेंस पर ये लोब मौजूद है, यानी कि dZx, dxy और dyz जो है वो 0.5L, L का मतलब क्या है, क्यूब की जो एड्स लेंथ है वो है, कितनी भी हो सकती है, तो 0.5L डिस्टेंस पर है ये लोब, ठीक है। ये भी देखो ना, अब अगर लिगेंड यहां पर है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 0.5L है कि नहीं है। अब यहां देखो, अगर लिगेंड यहां पर है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 0.5L, जबकि अगर लिगेंड आपका यहां पर है, यहां पर है, तो यहां से इस फेस डायगोनल की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, √2L/2, यानी कि इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये 0.71L के करीब आ जाएगा। तो अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सी डी ऑर्बिटल है जो लिगेंड से ज्यादा डिस्टेंस पर है और कौन सी ऑर्बिटल है जो लिगेंड से कम डिस्टेंस पर है, तो आपको दिख रहा होगा लिगेंड से कम डिस्टेंस पर dyz, dxy और dzx है, ठीक है। ये तीनों ऑर्बिटल लिगेंड से कम डिस्टेंस पर है, जबकि ये दोनों ऑर्बिटल कौन सी, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर क्या है, लिगेंड से ज्यादा डिस्टेंस पर है कि नहीं है। ये इतनी डिस्टेंस पर है और ये तीनों इतनी डिस्टेंस पर है, तो मैं लिख सकता हूं ज्यादा डिस्टेंस पर कौन है, डिस्टेंस ज्यादा किसकी है, डिस्टेंस 0.71L डिस्टेंस पर कौन है, आपको अच्छे से पता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर है। और 0.5L डिस्टेंस पर कौन है, ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है अभी, कौन कौन है, कौन कौन है, dxy है, dyz है और dzx है, दिख रहा है। तो जो चीज कम डिस्टेंस पर है, यानी कि जो ऑर्बिटल लिगेंड से कम डिस्टेंस पर है, तो लिगेंड के साथ उनका इंटरेक्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, यानी कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और इन डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे dxy, dyz और dzx, इनके बीच रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इनके बीच भी रिपल्सन होगा, लेकिन ज्यादा रिपल्सन किसके बीच होगा, ज्यादा रिपल्सन उनके बीच होगा जिनकी डिस्टेंस लिगेंड से क्या है, कम है। तो अब यहां पर उल्टा हो चुका है, वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे थे ये दोनों ऑर्बिटल और ये तीनों ऑर्बिटल डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। यहां पर दोनों की दोनों डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों लिगेंड से कम दूरी पर होने के कारण ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं कंपेयर टू इसके, ठीक है। दैट्स व्हाई यहां पर भी स्प्लिटिंग होगी जरूर, क्योंकि इन दोनों का बिहेवियर यहां पर भी सेम नहीं है, क्योंकि ये लिगेंड से ज्यादा दूरी पर है और ये लिगेंड से कम दूरी पर है, तो रिपल्सन तो होगा। जब लिगेंड सेंटर मेटल की ओर अप्रोच करेगा तो सेंटर मेटल की ये तीन ऑर्बिटल लिगेंड से कम दूरी पर होने के कारण ज्यादा रिपल्सन करेगी और ये दोनों ऑर्बिटल ज्यादा दूरी पर होने के कारण कम रिपल्सन करेगी। अब जिस पर रिपल्सन ज्यादा होगा एनर्जी उसकी ज्यादा हो जाएगी, जिस पर रिपल्सन कम होगा एनर्जी उसकी कम हो जाएगी। तो अब फिर से डी ऑर्बिटल दो सेट में स्प्लिट होगा, एक सेट की एनर्जी तो कम होगी, वो ये दोनों हैं, जिनकी एनर्जी ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा होती थी उनकी एनर्जी टेट्राहेड्रल में कम होगी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, समझ रहे हो, और जिनकी एनर्जी ऑक्टाहेड्रल में कम होती थी उनकी एनर्जी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्यादा हो जाएगी। ये तो थी बात इंट्रैक्शन की एंड स्प्लिटिंग की। अब मेरे हिसाब से मुझे आपको कुछ भी चीजें बताने की जरूरत नहीं है आगे। अब मैं अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल करवाते रहूंगा, डायरेक्ट डायग्राम बनाते रहूंगा, तो अब आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एक बार मैं जितने भी मैंने इन लेक्चर में आपको
CFT के बारे में बताया, वो मैं आपको एक बार फिर से फटाफट 1 मिनट में क्लियर कर देता हूं। मैंने कहा था मेटल टू लिगेंड हमेशा आयनिक इंटरेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू CFT। अब वो आयनिक इंटरेक्शन नेगेटिव लिगेंड के साथ भी होता है और न्यूट्रल लिगेंड के साथ भी होता है। ये बात तो आपको पता है कैसे होता है, वो सारी बात मैंने आपको बता दी है। फिर मैंने कहा था 2 टाइप के इंट्रैक्शन होते हैं जब लिगेंड मेटल की ओर आता है। एक होता है प्राइमरी इंट्रैक्शन जिसको हम अट्रैक्टिव टाइप का कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का कहते हैं, वो एनर्जी को बढ़ा देता है लेकिन सबकी एनर्जी समान प्रकार से बढ़ती है। सेकेंडरी इंट्रैक्शन होता है रिपल्सिव टाइप का, जब लिगेंड क्या हो जाते हैं मेटल के पास में आते हैं तो दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से रिपल्सन करते हैं, उस रिपल्सन के कारण डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है 2 भागों में, बताया मैंने। अब चाहे वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, 2 भाग में तो विपाटन होगा ही होगा। अब रिपल्सन किसके साथ ज्यादा हो रहा है, उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और जिसकी एनर्जी कम होगी उसके साथ रिपल्सन कम हुआ है। तो ऑक्टाहेड्रल में तो रिपल्सन ये ज्यादा करते हैं क्योंकि ये अक्षों के अनुदिश है और लिगेंड भी अक्षों के अनुदिश आ रहे हैं, ठीक है। जबकि टेट्राहेड्रल में ना तो ये डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं ना ये डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, ये भी नहीं करते हैं ये भी नहीं करते हैं। तो दोनों के दोनों जब डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करते तो डिस्टेंस डिपेंडेंट हो जाती है ये चीज, कि जिसकी डिस्टेंस कम होगी वो ज्यादा इंटरेक्शन करेगा, तो इसकी डिस्टेंस जिसकी डिस्टेंस कम होगी वो ज्यादा इंटरेक्शन करेगा, तो इसकी डिस्टेंस कम है इसलिए क्या करेगा, ज्यादा इंटरेक्शन करेगा, और इसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो इसलिए क्या करेगा, या कम इंटरेक्शन करेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। तो इनकी एनर्जी टेट्राहेड्रल में कम होगी, ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा होगी। इनकी एनर्जी टेट्राहेड्रल में ज्यादा होगी, ऑक्टाहेड्रल में क्या होगी, कम होगी। अब फाइनली मैंने ये सारी बातें बता दी, तो अब मैं आपको सीधे डायग्राम पे लेके चलता हूं, ठीक है। डायग्राम पे लेके चलता हूं जो आपके RBSc में क्या सभी बुक में दिख जाएगा आपको, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट आपको सभी बुक्स में नहीं मिलते हैं, कुछ कुछ बुक्स में ही मिलते हैं जहां से मैंने इनको लिया है और आपको अच्छे से समझा दिया। गुड रेफरेंस बुक होती हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, उनसे मैंने ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट लिए और आपको समझाया है, ठीक है। जहां तक मेरी जानकारी है मैंने आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट सारे के सारे इसमें बता दिए हैं, ठीक है, जितने भी मैंने बेस्ट बुक से पढ़े हैं। अब मैं सीधा सीधा स्टार्ट करता हूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है, ठीक है। सबसे पहली बात, सपोज करो ये एनर्जी लेवल है, ठीक है, यहां से एनर्जी बढ़ रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पांचों की पांचों डी ऑर्बिटल जो होती हैं, चाहे वो DXY हो, चाहे वो DYZ हो, चाहे वो DZ स्क्वायर हो, चाहे वो DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर हो, इन पांचों की पांचों ऑर्बिटल को हम डीजनरेट कहते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। ये सारी की सारी डीजनरेट क्या होती हैं, ऑर्बिटल होती हैं, हिंदी में इनको कहते हैं समभ्रंश होती हैं ये, ठीक है, हिंदी में इनको कहते हैं समभ्रंश। समभ्रंश का मतलब समान ऊर्जा वाली। सबसे पहले पांचों की पांचों डी कक्षकें कौन कौन सी हैं, चाहे आप DXY ले लो, चाहे आप DYZ ले लो, चाहे आप DZX ले लो, चाहे आप DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर की बात करो, चाहे DZ स्क्वायर की बात करो, सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, डीजनरेट होती है। अब जैसे ही लिगेंड जब तक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, मैंने बताया था ना, जब तक लिगेंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं सबकी एनर्जी इक्वल होती है। लिगेंड जैसे इसकी ओर अप्रोच करना स्टार्ट करता है और सफिशिएंट दूरी तक आ जाता है, ऐसी दूरी जहां पर कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन हो रहा है जिसको हमने अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन कहा, उसकी वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, एवरेज बढ़ती है, एवरेज बढ़ती है मतलब सबकी बराबर बढ़ती है, ठीक है। पांचों की पांचों ऑर्बिटल एक्साइटेशन फील करते हैं, कैसे फील करते हैं ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, शायद मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, मेरे पुराने लेक्चर देख लेना। मैंने इसलिए कहा था कि मेरे लेक्चर जो हैं फर्स्ट और सेकंड उनको देख लेना, उसके बाद इस थर्ड लेक्चर को देखना। इस थर्ड को डायरेक्ट देखने जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये है आपकी DXY, ये है DYZ, ये है DZX कक्षक, ये है DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, और ये है आपकी DZ स्क्वायर, ठीक है। इन पांचों की पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है, इक्वली बढ़ जाती है, इक्वली क्या करते हैं, एक्साइटेशन फील करते हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि लिगेंड हमारे पास में आ रहे हैं, ठीक है, तो सबको रिपल्सन इक्वली फील होता है दूर से, तो है समझ में आ रही बात। अब यहां पर क्या होगा, इसको हम कह सकते हैं स्फेरिकली क्रिस्टल फील्ड, इसको हम स्फेरिकली क्रिस्टल फील्ड कहें तो आपको बात समझ में आ रही है। स्फेरिकली तो आ रहे हैं क्योंकि सारे के सारे लिगेंड स्फेरिकली आ रहे हैं, और एक स्फेरिकली क्रिस्टल फील्ड क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जा रही है। तो ये डीजनरेट एनर्जी थी, जबकि ये क्या है, आपकी एवरेज एनर्जी है, ठीक है, ये इसकी क्या है, एवरेज एनर्जी है। इसको कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, स्फेरिकल डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, ठीक है, ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कहीं कहीं पर, तो इतना ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है।
जानने क्या बता तो दिया मैंने आपको, बस लिखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं। आप यहां तक लिखने के बाद अब मेन पॉइंट यह आया था कि जब लिगेंड ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एकदम मेटल के पास आ जाते हैं तो लिगेंड क्योंकि अक्षों के अनुदिश आ रहे होते हैं और उस टाइम पर कौन कौन सी ऑर्बिटल dx² - y² और dz² क्या करती है, रिपल्सन ज्यादा फील करती है, जबकि ये तीनों रिपल्सन कम फील करती है, जिसके कारण d ऑर्बिटल का दो भागों में क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब जिन दो कक्षकों की एनर्जी ज्यादा बढ़ती है उनके नाम क्या क्या आपको अच्छे से पता है, क्या क्या नाम है, dx² - y² और dz²। इनको हम कहते हैं डबली डीजनरेट। डबली डीजनरेट, डीजनरेट का मतलब आप अच्छे से जानते हो, जिनकी एनर्जी समान होती है। डबली का मतलब आप समझ ही गए होंगे, दो ऑर्बिटल है, तो ये जो ऑर्बिटल है इसको हम कहते हैं डबली डीजनरेट ऑर्बिटल है। ये क्या कहते हैं इनको, डबली डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं इनको। इसको हम ईजी से डिनोटेट करते हैं, किससे डिनोटेट करते हैं, ईजी से डिनोटेट करते हैं। ई का मतलब यहाँ पे डबली डीजनरेट से और जी का मतलब है इन्वर्जन सेंटर से। याद रखना, जी का मतलब है इन्वर्जन सेंटर से। इन्वर्जन सेंटर को हम आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ना सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है केंद्र सममिति। ऐसा केंद्र, वैसे आपने 11वीं क्लास में पढ़ा, ऐसा केंद्र जहां से सेम ग्रुप विपरीत दिशा में सेम ग्रुप की जो डिस्टेंस होती है उस सेंटर से क्या होती हो, इक्वल होती हो। अब ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, सेंटर पे मेटल होता है और मेटल के ऊपर और नीचे भी लिगेंड होते हैं, इधर और इधर भी लिगेंड होते हैं, इधर और इधर भी लिगेंड होते हैं। तो 180 पर जो लिगेंड होते हैं, जैसे कि मैं कहूं CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। अब इसमें देखो ऊपर वाले NH3 की और नीचे वाले NH3 की डिस्टेंस कोबाल्ट से समान है ना, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा एक सेंटर से ही काउंट की जाती है, कोई अलग अलग सेंटर नहीं होता है। समझ में आ रही बात, एक सेंटर से डिफरेंट डिफरेंट सेम लिगेंड अगर डिफरेंट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर है तो हम कहेंगे वो आपकी क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको जी से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। जी का मतलब यही यहाँ पे, ठीक है। वैसे एक्चुअली जी का मतलब जीराइड भी होता है, ठीक है। जी का मतलब क्या होता है, जीराइड भी होता है। अब ये जो जिराइड वर्ड आया ना, ये जिराइड वर्ड इसी के कारण आया है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, बस जी का मतलब जिराइड होता है यहाँ पर, और जिराइड किसके लिए आया यहाँ पर, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए आया है, ठीक है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जो तीन ऑर्बिटल है कौन कौन सी, dxy, dyz और dzx, ये तीनों की तीनों ऑर्बिटल डायरेक्ट इंटरेक्शन में नहीं है, इसलिए रिपल्सन कम होने के कारण एनर्जी इनकी क्या हो जाएगी, कंपेयर टू दिस कम हो जाएगी। ये कौन कौन सी है, dxy, dyz और dzx। इन तीनों की तीनों ऑर्बिटल को हम कहते हैं ट्रिपली डीजनरेट। अब डीजनरेट मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, और ट्रिपली का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे। और ट्रिपली डीजनरेट होने के कारण हम इनको T2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जी फिर से किसके लिए आया है, जी आया है आपका इन्वर्जन सेंटर के लिए। यहां से जो ये एवरेज एनर्जी दिख रही ना आपको, ये एवरेज एनर्जी, यहां से इस एवरेज एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बेरी केंद्र कहते हैं या बेरी सेंटर कहते हैं। मैंने आपको फर्स्ट ऑफ जब मैंने इसका पहला वाला आपको लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको कहा था फिजिक्स से ली गई थ्योरी है, तो एस्ट्रोफिजिक्स आप देखते होंगे, वहां पर बेरी सेंटर के बारे में आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। देखो फिजिक्स के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, फिजिक्स के टीचर आपको अच्छे से समझा देंगे इस चीज को। तो बेरी सेंटर जनरली हम उसको कहते हैं जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, कि दो ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहता है, जिसको हम सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं वहां पे, ठीक है, उसी से रिलेटेड चीज होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, बेरी सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो ये बेरी सेंटर क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, बेरी सेंटर आपकी एवरेज एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बेरी सेंटर से ही इक्वली एनर्जी का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। समझ में आ रही बात, क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, या इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास है, ये जिसको हम कहते हैं ना, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बेरी केंद्र जिसको कहते हैं। तो यहां से ना इक्वली क्या हो रहा है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो रूल क्या कहता है इसका आपको अच्छे से पता है कि अगर इस चीज को ना हमें कांस्टेंट रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु परमाणु से सभी लिगेंडों की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वली हो जाती है, ठीक है। तो रिमेन कांस्टेंट होने के कारण क्या होता है, बेरी सेंटर को रिमेन कांस्टेंट रखना, और रिमेन कांस्टेंट रखने के लिए क्या करेंगे, इसकी जो एनर्जी जो डिक्रीज हुई है वो इसकी एनर्जी में इंक्रीमेंट शो करेगी। समझ में आ रही बात भाई, जितनी एनर्जी इसकी घटी है उतनी एनर्जी इसकी बढ़ी होगी, यानी कि इसकी एनर्जी इसको मिल रही है और इसकी एनर्जी इसको मिलेगी, तभी तो जाकर के आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा यहाँ पे। समझ में आ रही बात, बेरी सेंटर का मतलब यही है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा
यानी कि इसकी एनर्जी जितनी डिक्रीज हुई है वो इतनी इसको मिल चुकी है। तो कितनी एनर्जी डिक्रीज हुई है आप खुद गिन सकते हो। यहां से देखो 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है और टोटल कितनी ऑर्बिटल थी 5, तो 5 इसकी जो एनर्जी मिलेगी वो पार्ट इसको मिलेगा, तो 3/5 तो इसको मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 3/5 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 0.6 मिलेगा। और स्प्लिटिंग को हम किससे डिनोटेट करते हैं बेटा? स्प्लिटिंग को हम डेल्टा ओ से डिनोटेट करते हैं। डेल्टा ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल है, डेल्टा स्प्लिटिंग के लिए। तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में 0.6 प्लस में किसकी एनर्जी इंक्रीज करती है? 0.6 डेल्टा ओ एनर्जी इंक्रीज कर जाती है किसकी? ईजी की। किसके कारण? इसके कारण। ठीक है, जबकि अब इन दोनों की एनर्जी बढ़ी है उतनी इसकी एनर्जी घटी होगी, तो इसके बेस पर इसके रिलेटिव में इसकी जो एनर्जी डिक्रीज हुई होगी वो कितनी हुई होगी? देखो टोटली ऑर्बिटल है 5 और ये कितनी ऑर्बिटल है? 2, तो 2/5 का मतलब है आपका 0.4। तो यहां जो एनर्जी डिक्रीज हुई है 0.4 माइनस में डेल्टा ओ आया, इसको हम टोटली गिने तो ये डेल्टा ओ आ चुका है 0.6 और 0.4। तो ये पूरा का पूरा जो स्प्लिटिंग है ऑक्टाहेड्रल, इसको हम डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा ओ को हम 10 DQ भी मान के चलते हैं, तो इसको या तो डेल्टा ओ कहते हैं या तो 10 DQ कहते हैं। तो अगर मैं DQ में इस एनर्जी को लिखूं तो ये तो हो जाएगी आपकी प्लस में 6 DQ और ये हो जाएगी आपकी -4 DQ एनर्जी। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गया। और ये जो सेंटर दिख रहा है आपको, इस सेंटर को कहते हैं नो स्प्लिटिंग रीजन। यहां पर विपाटन रहित क्षेत्र है ये, यहां पर कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही, इसके ऊपर और नीचे एनर्जी क्या हो रही है? इक्वली सेपरेट हो रही है। तो जितनी एनर्जी इसके क्या हो रही है? कम हो रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी बढ़ चुकी है। यानी कि इसकी एनर्जी इसको मिली और इसकी एनर्जी इसको मिली। आप ये वाला फंडा अपना सकते हो जिसको हम कहते हैं बाइफर्गेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने स्प्लिटिंग समझा दी आपको। ठीक है, क्लियर हुआ? ये तो था आपका ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ना? अब ये ईजी में और ये T2G में कैसे टूटा, ये dxy dyz dzx की एनर्जी कम क्यों हुई, ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या dz स्क्वायर की एनर्जी ज्यादा क्यों हुई, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीटली क्या है समझा रखी है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने के लिए अगर ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता, आगे हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इस चीज को समझा सकते हैं। तो अगर ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कुछ नहीं होगा। क्या होगा? जो ईजी है, मतलब ये जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जो dz स्क्वायर है, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, जबकि इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन तो यहां पर हो नहीं रहा है भाई। ना तो इसका डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, ना ही इन ऑर्बिटल का डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है। किसके साथ? लिगेंड के साथ। तो अब डिस्टेंस इन दोनों की ज्यादा होती है, इन तीनों की क्या होती है? कम होती है। दैट्स वाई यहां थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा? यहां पर एनर्जी किसकी बढ़ेगी? यहां पर एनर्जी बढ़ेगी आपकी इन 3 ऑर्बिटल की। किस किस की? dxy dyz और dzx। टेट्राहेड्रल में इन तीनों की एनर्जी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी वो मैं आपको समझा चुका हूं। और घटेगी किनकी? 2 ऑर्बिटल की। किस किस की? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो ये तो है आपका डबली डिजनरेट, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें जी आएगा या नहीं आएगा? जीरोड आएगा या नहीं आएगा? तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती ही नहीं है, सबसे पहली बात। ठीक है, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए यहाँ पे जी को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। दूसरा आपका ये आपका ट्रिपली डिजनरेट के लिए T2 आया, क्या यहाँ पर जी आएगा? तो बिल्कुल भी जी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जी? क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है। अब इसको हम डेल्टा ओ नहीं कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा टी कहते हैं। टी फॉर टेट्राहेड्रल। डेल्टा तो स्प्लिटिंग के लिए आ ही चुका है, तो ये आपकी टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग हुई है। 6 DQ की जगह यहां पर एनर्जी अब इसके रिस्पेक्ट में कितनी बढ़ेगी? 0.4 डेल्टा ओ इंक्रीज करेगी, जिसको हम 4 DQ कहेंगे। और यहां पर क्या होगी? एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? -0.6 डेल्टा ओ। डेल्टा ओ नहीं, सॉरी, डेल्टा टी। डेल्टा ओ नहीं है, डेल्टा टी है। ठीक है, तो यहां पर 0.4, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी बढ़ रही है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी 0.4 डेल्टा टी पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी। और इसके रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी -0.6, यानी या कहें तो 0.6 डेल्टा टी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी पर इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये था आपका
स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये आपका मैंने पूरी की पूरी स्प्लिटिंग आपको समझा दी है। ठीक है, यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ? तो ये तो समझ गए ना आप। ये जी यहां पर लगा नहीं है। जी क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? अब्सेंट है। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? अब्सेंट है। हालांकि जहां तक मुझे ध्यान है आरबीएससी की बुक ने इस जी को यहाँ पर शो करवाया भी है। तो बहुत सारी बुक शो नहीं करवाती, बहुत सारी करवाती है। एक्चुअली में मैंने कह दिया ये जी का मतलब एक्चुअल जीरेड होता है, लेकिन बहुत सारी बुक में इस जी को हटा दिया गया है ये मान करके कि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? अब्सेंट है। ठीक है, और आई थिंक आरबीएससी ने हटाया नहीं है। ईजी को ईजी ही रहने दिया है, T2G को T2G ही रहने दिया है। लेकिन आप हटा देना, क्योंकि बेस्ट जो रेफरेंस बुक होती हैं उनमें जी को इसीलिए हटाया गया है क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? अब्सेंट होती है। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको पूरी की पूरी स्प्लिटिंग समझा दी है डी ऑर्बिटल की। ठीक है, यहाँ तक लेक्चर मैं अभी खत्म करता हूँ। उसके बाद मैं आगे आपको थोड़ा सा और इसमें नॉलेज दूंगा जो आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।